हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर मेजरमेंट सर्वे की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए। जैसे कि हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा था सर्वे के इंट्रोडक्शन और उसके कुछ बेसिक डेफिनेशन, तो से हम स्टार्ट करेंगे लीनियर मेजरमेंट। ठीक है ना, उसी में अगला चैप्टर। लीनियर मेजरमेंट बेसिकली होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है, क्यों हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो हम लोग बात करेंगे अगर लीनियर मेजरमेंट, तो हम ऐसे मेजरमेंट जहाँ पे हम लोग लीनियर किसी चीज़ को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। मतलब कहने का मतलब समझिएगा, लीनियर का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे जैसे दो पॉइंट्स हैं, मान लेते हैं कोई एक पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी है, इनके बीच में कोई एक लीनियर डिस्टेंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ चैन और टेप। इसकी मदद से अगर हम कोई चीज़ मेज़र कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका क्या इन्वॉल्व होता है, लीनियर मेजरमेंट इन्वॉल्व होता है। ये सिंपल वर्क के लिए किया जाता है, ठीक है ना। जहाँ पे भी सिंपल कोई प्लेन सरफेस है, वहाँ पे अगर कोई मेजरमेंट करना होगा तो वहाँ पे हम लोग लीनियर मेजरमेंट की ओर क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका सिंपल सा बेसिक सा पता होना चाहिए कि लीनियर मेजरमेंट बेसिकली हम लोग करते क्या हैं। तो हम लोग इसमें ज़्यादा इसकी कुछ एसेसरीज़ हैं कि अगर जहाँ पे भी कहीं अगर लीनियर मेजरमेंट करना है तो कौन कौन से बेसिक इक्विपमेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, एसेसरीज़ मतलब कौन कौन से बेसिक इक्विपमेंट्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी अगर हमें क्या करना है, लीनियर मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक आता है कि आपका रेंजिंग रॉड। अब ये रेंजिंग रॉड क्या होता है, ये बेसिकली एक रॉड की तरह होता है। देखिए इसमें कुछ सिंपल सी चीज़ें लिखी हुई हैं जिसको आप देख लीजिए, जो आपको ध्यान रखना है। सिंपल सा क्या है, देखिए इसका बेसिकली यूज़ क्या होता है। सबसे पहली बात, प्रोसेस ऑफ मेकिंग अलाइन स्ट्रेट। मतलब अगर दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच में अगर कोई लाइन क्या कर रहे हैं, मीज़र कर रहे हैं, तो ये लाइन एकदम स्ट्रेट में होनी चाहिए। मतलब एक ये दो पॉइंट्स है तो इनके बीच ये एकदम जो लाइन आप खींच रहे हैं एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। तो ये स्ट्रेट लाइन है, इस चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस रेंजिंग रॉड का यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए दो पॉइंट एंड ए और बी हैं तो इनके बीच में एक कोई इंटरमीडिएट पॉइंट सी क्रिएट करेंगे, जिसकी हेल्प से हम लोग इसके और इसके बीच में एक वर्टिकल लाइन को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका क्या होता है, रेंजिंग रॉड होता है। आप देख सकते हैं इसका पूरा इमेज कैसे है, ये इस तरह का रेंजिंग रॉड होता है। इसकी टोटल हाइट कितनी बताई गई है, 2 मीटर इसकी टोटल हाइट बताई गई, मतलब टोटल इसकी लेंथ होती है। और इसमें ये अलग अलग कलर में ब्लैक वाइट या रेड ब्लैक कलर में क्या होते हैं, इसके इसके अलग अलग ये ब्लॉक्स देखने को मिलती हैं, जिसकी हर एक ये जो ब्लॉक होती है इसकी जो लेंथ होती है वो 0.2 मीटर होती है। ठीक है ना, देखिए अल्टरनेट क्या होते हैं, इनके कलर दिए गए हैं और ये किस मेटल के बने होते हैं। तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जीआई पाइप्स होते हैं जिनकी डाया कितनी होती है, 25 mm होती है। ठीक है ना, तो इसका बेसिक उद्देश्य क्या होता है, अब तक समझ में आ गया कि रेंजिंग रॉड का बेसिकली उद्देश्य क्या है। ठीक है, अब इसी में आगे डिस्कस करते हैं। दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्या है, चैन। भाई जाहिर सी बात है, अगर दो पॉइंट्स के बीच में मान लेते हैं पॉइंट ए बी, अगर इनके बीच में अगर कोई डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, चैन या टेप का यूज़ करना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे दूसरा इंस्ट्रूमेंट आता है चैन। चैन की क्या क्या यूज़ है, चैन से क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं। अब ये चैन भी आपके क्या है, अलग अलग टाइप्स के दिए गए हैं। देखिए देखिए यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चैन के बारे में बात की गई है। जैसे मीट्रिक चैन क्या होता है, स्टील बैंड चैन क्या होता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसी में और भी कुछ टाइप्स के दिए गए हैं। देखिए ये देखिए, ये चैन वो आपको दिखाया गया है जो चैन हम लोग यूज़ कर रहे हैं मेज़रमेंट के लिए। ठीक है ना, ये आपका चैन होता है। ये टोटल ये चैन का इमेज दिया गया है जिसके दो लिंक के बीच में, जैसे एक ये और ये एक लिंक हो गया, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 20 सेंटीमीटर होती है। ठीक है ना, अब ये थर्ड कौन सा है, इंजीनियर चैन, गंटर चैन से रेवेन्यू चैन। ये तीन चैन जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। जैसा कि पेपर का पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया, तो उसमें सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं। अगर चैन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये इंजीनियर्स, गंटर और रेवेन्यू कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, ठीक। मीटर चैन की बात करें तो ये कितने, इनकी स्टैंडर्ड लेंथ होती है। जो भी चैन होते हैं उनकी क्या होती है, स्टैंडर्ड लेंथ होती है। स्टैंडर्ड लेंथ मतलब एक स्पेसिफिक लेंथ जो डिज़ाइन लेंथ होती है। 20 मीटर और 30 मीटर की इनकी क्या होती है, स्टैंडर्ड लेंथ होती है। अगर 20 मीटर चैन के बारे में बात करते हैं तो उसमें कितने 100 लिंक होते हैं। और अगर यहीं पर 30 मीटर चैन के बारे में बात करेंगे तो उसमें कितने आ जाते हैं, 150 लिंक होते हैं। ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक, आगे इसी में डिस्कस करते हैं। ठीक, देखिए नेक्स्ट कौन सा इक्विपमेंट है इसके बारे में देख लेते हैं ज़रा सा।
हम्म, एक सेकेंड। ना, देखिए ये इंजीनियर चैन के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे इंजीनियर चैन क्या होते हैं इसके बारे में बात की गई, तो इसकी जो लेंथ होती है वो 100 फीट होती है, और ये 100 लिंक्स में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो ये इंजीनियर चैन की डायरेक्टली लेंथ आपसे पूछा जा सकता है कि जो इंजीनियर चैन होता है उसकी एग्जैक्टली टोटल लेंथ कितनी होती है, वो 100 फीट की होती है, और उसमें लिंक्स कितने पाए जाते हैं, 100 लिंक्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। ठीक, और इसका बेसिकली यूज़ कहाँ करते हैं, सच ए चैन्स आर प्रीवियसली यूज ऑल द इंजीनियरिंग वर्क्स। फिर नेक्स्ट गंटर्स चैन। गंटर्स चैन की जो एग्जैक्टली जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 66 फीट होती है, और इसमें जो लिंक्स होते हैं वो कितने होते हैं, 100 लिंक्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक। इसका भी यूज़ क्या कर सकते हैं हम लोग, कहाँ पे यूज़ करते हैं, मेजरिंग डिस्टेंस इन अ माइल्स एंड फॉलोंग्स। फिर आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज़ रेवेन्यू चैन। रेवेन्यू चैन की जो लेंथ होती है एग्जैक्टली 33 फीट लॉन्ग होती है, और फिर कितने लिंक में डिवाइड किए जाते हैं, 16 लिंक्स में क्या होते हैं, वो जुड़े होते हैं, ठीक है ना। इसका बेसिक उद्देश्य क्या होता है, जो रेवेन्यू चैन होती है इसका यूज़ क्या करते हैं हम लोग, कैडेस्ट्रियल सर्वे में यूज़ करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रेवेन्यू चैन होती है उसका बेसिकली यूज़ कहाँ पे किया जाता है, तो कैडेस्ट्रियल सर्वे। जैसे हम लोगों ने इससे पहले भी लेक्चर में डिस्कस किया था कि कैडेस्ट्रियल सर्वे बेसिकली होता क्या है। तो जब भी किसी एरिया का, सॉरी किसी भी लैंड का, तो ये आपका क्या है, लैंड है, इसका अगर हमें एरिया या इसकी क्या बाउंड्री को हमें क्या करना है, पता करना है, तो उस कंडीशन में हम लोग कौन से सर्वे यूज़ करते हैं, कैडेस्ट्रियल सर्वे का यूज़ करते हैं। तो उसी सर्वे के बारे में बात करते हैं। तो अगर इस तरह की जो भी कैडेस्ट्रियल सर्वे उसको अगर कंडक्ट करना है तो उसके लिए हमें कौन सी चैन या कौन सी चैन यूज़ करनी पड़ेगी, रेवेन्यू चैन का यूज़ करना पड़ेगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक। ओके, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेज के बारे में बात की गई है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। चैन की बात करते हैं तो एडवांटेज क्या है, इसमें क्या करते हैं, रीडिंग वगैरह बहुत ईजिली कर सकते हैं, बहुत ईजिली क्या कर सकते हैं हम लोग, मेज़रमेंट कर सकते हैं विद स्टैंड वियर एंड टेयर, जल्दी इसमें तोड़ फोड़ नहीं होती है, ईजिली रिक्वायर्ड रिपेयर्ड एंड रेक्टिफाइड, और अगर कोई थोड़ा बहुत अगर कुछ फॉल्ट वगैरह होता है तो उसको हम ईजिली क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इसी के आगे थोड़ा और डिस्कस करते हैं। देखिए टेप के बारे में बात करते हैं। अभी तो हम लोग चैन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अब टेप के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे 4 तरह के टेप के बारे में बात की गई है। जैसे सबसे पहला क्लॉथ्स और लिनन, इन दोनों का क्या होता है, मिक्सचर होता है। फिर मेटल के बनाए गए टेप होते हैं, फिर स्टील टेप होते हैं, और इनवॉर टेप होते हैं। इन सभी में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो इनवॉर टेप से बनते हैं। तो हम लोग इसी को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। इनवॉर टेप बेसिकली होता क्या है और इसकी क्या कंपोजिशंस होते हैं। सबसे ज़्यादा कंपोजिशंस पे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसी को हम सबसे पहले फोकस करते हैं, इनवॉर टेप, ठीक है ना। इनवॉर टेप की खास बात क्या होती है, ये किससे बने होते हैं, ये एलॉय ऑफ स्टील जिसकी क्वांटिटी कितनी होती है 64%, और निकल दैट इज़ 36%, ठीक है ना। तो इन दोनों की मदद से, ठीक है ना, स्टील और निकल इनकी क्वांटिटी कितनी होती है 64% और 36%, इनकी मदद से हम लोग क्या बनाते हैं, इनवॉर टेप बनाते हैं, ठीक है। और इसकी भी लेंथ के बारे में बात करते हैं तो अलग अलग लेंथ में पाया जाता है, 30, 50 और 100 मीटर में। और इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, इट इज़ यूज एट अ प्लेस वेयर द मैक्सिमम प्रिसीजन इज़ रिक्वायर्ड। मतलब किसी भी एरिया का सर्वे, मतलब कोई भी एरिया है उसका अगर सर्वे कर रहे हैं और वहाँ पे हाई एक्यूरेसी की ज़रूरत हो, हाई एक्यूरेसी अगर मेंटेन करनी है, तो उस कंडीशन में हम लोग इनवॉर टेप का यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्यों, देखिए एक मिनट, इसका बेसिक उद्देश्य ये होता है कि अगर कोई हाई एक्यूरेसी मेंटेन रखना है तो वहाँ पे जो टेप होना चाहिए उसका क्या होना चाहिए, जो थर्मल कॉफिशिएंट एक्सपेंशन होना चाहिए वो बहुत ही कम होना चाहिए। मतलब टेम्परेचर अगर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़े तो वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ उसकी जो लेंथ में जो मेजरमेंट आएगा, जो मेजर्ड वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, जो एक्चुअल वैल्यू होगी उससे क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इनवॉर टेप की ओर ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं अगर कहीं हाई एक्यूरेसी मेजरमेंट की ज़रूरत होगी, ठीक। अब बात करते हैं एरो। एरो क्या होते हैं, तो जैसा कि यहाँ डायग्राम में बनाया गया है, एरो बेसिकली इस तरह से एक की टाइप का होता है इंस्ट्रूमेंट, जिसका बेसिकली उद्देश्य क्या होता है, जैसे मान लेते हैं किसी भी एरिया का सर्वे करना है, लीनियर मेजरमेंट करना है किसी भी एरिया का, तो वहाँ पे मान लेते हैं 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, 2 पॉइंट्स, एक ए है और ये बी है, इनके बीच अगर डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर है, ठीक। और हमारे पास जो टेप की जो लेंथ है
टेप की लेंथ कितना है 20 मीटर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 20 मीटर की टेप को यहाँ पे 5 बार रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरह से करके 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर और 20 मीटर ऐसे करके, ठीक है ना। तो इस तरह जब एक बार आप 20 मीटर का टेप यहाँ पे रखेंगे तो 20 मीटर की डिस्टेंस कवर हो जाएगी। लेकिन जब आप इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक लैंड मार्क करना पड़ेगा। तो इस एरो को क्या करते हैं, यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, जिससे हमारा स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट्स दोनों ही क्या रहें, पता रहें। उसके बाद जैसे ये 20 मीटर कवर हो जाएगा, उसके बाद जब हम इधर 20 मीटर की ओर बढ़ेंगे तो फिर हम लोग यहाँ पे एक लैंड मार्क कर देंगे। तो ये लैंड मार्क को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एरो का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। देखिए, ठीक है, एरो क्या होता है, एरो आर मेड ऑफ टेम्पर्ड स्टील वायर ऑफ अ डायामीटर, ठीक है, डायामीटर के बारे में बात कर ली गई। इट्स लेंथ, इसकी लेंथ कितनी होती है, द 400 mm। एरो आर यूज फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ चैन वाइल मेजरिंग अ चैन लेंथ। वही मतलब कहने का मतलब है कि जो भी डिस्टेंस आप मेज़र कर रहे हैं उस पर कितनी बार हम लोगों ने जो टेप है उसको कितनी बार रखा है, ठीक है ना। जैसे 100 मीटर की लेंथ थी तो और 20 मीटर का चेन अगर हम यूज़ कर रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, 5 बार क्या कर रहे थे, टेप को रख रहे थे। तो उसी को ये काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए, एरो आर यूज फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ चैन वाइल मेजरिंग अ चैन लेंथ, ठीक। नाउ रेंजिंग क्या होता है, रेंजिंग के बारे में देखते हैं क्या होता है बेसिकली रेंजिंग। ओके, रेंजिंग का बेसिकली उद्देश्य क्या होता है, देखिए ओके, रेंजिंग का उद्देश्य क्या होता है, देखिए जैसे मान लेते हैं 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है यहाँ पे और दूसरा पॉइंट बी है, ठीक है ना। और हमें इसको क्या करना है, एक दूसरे से मिलाना है, इसे मिला दिया तो ये एक दूसरे के एकदम स्ट्रेट हैं, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में क्या किया गया, इनको ज्वाइंट किया गया है। तो रेंजिंग की हेल्प से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि ये एकदम एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं है। ये दोनों जो पॉइंट्स हैं मीट कर रहे हैं एक लाइन को, ये एकदम एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन है क्या नहीं, इस ये रेंजिंग के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो रेंजिंग के लिए भी हमारे पास क्या है, 2 मेथड दिए गए हैं। एक क्या है, डायरेक्ट रेंजिंग है, दूसरी क्या है, इनडायरेक्ट रेंजिंग है। अब ये डायरेक्ट रेंजिंग में क्या होता है, देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स के बारे में बात की गई, ए और बी पॉइंट्स। इनको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन से क्या कर रहे हैं, ऐसे से मिला रहे हैं। तो हम इसको एग्जैक्टली ये स्ट्रेट लाइन में होंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंटरमीडिएट पॉइंट्स क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, जिससे हम लोग क्या करें, ऐसे डायरेक्टली इसको चेक कर पाएँ कि ये क्या एग्जैक्टली एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं कि नहीं, जिससे ये फाइनल ए और बी पॉइंट एक सीधी लाइन में हों। तो हम लोग ये डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जाके फील्ड पे डायरेक्टली आंखों से देख के चेक कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है, आपके डायरेक्ट रेंजिंग में आ जाएगा। देखिए देखिए, वाइल इंटरमीडिएट रेंजिंग आर फिक्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन बाय अ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, मतलब डायरेक्ट आंखों से ऑब्जर्व करके कि ये एक लाइन में है या नहीं है, उसको हम लोग वहीं पे क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। द प्रोसेस इज नोन एज डायरेक्ट रेंजिंग, मतलब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन आप देख पा रहे हैं, एक सेकेंड सॉरी। तो ये क्या होगा आपका डायरेक्ट रेंजिंग, ठीक है ना। ठीक, इसी तरह आपका इनडायरेक्ट रेंजिंग होता है, उसके बारे में देखिए। इनडायरेक्ट रेंजिंग में क्या होता है, जैसे कोई अनइवन सरफेस है, ठीक है ना, ऊबड़ खाबड़ कोई सरफेस है, देखिए ये कोई ऊबड़ खाबड़ सरफेस दिया गया है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रेंजिंग करनी है, मतलब इंटरमीडिएट पॉइंट्स डेवलप करके हमें इस फाइनल पॉइंट तक पहुँचना है, जिससे ये एक लाइन में हो, ठीक है ना, ये एक लाइन में हो, ये चीज़ हमें चेक करना है। तो हम यहाँ पे रहेंगे तो डायरेक्टली इसको तो देख नहीं पाएंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बीच में कुछ इंटरमीडिएट पॉइंट्स, ये इंटरमीडिएट पॉइंट होंगे, ठीक है ना, इनके बीच में कुछ पॉइंट्स हमें डेवलप करने पड़ेंगे, जिससे पहले हम इसको क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, फिर इससे इसको ऑब्जर्व करेंगे, फिर इसको ऑब्जर्व करेंगे। इसे यहाँ पे देखिए बताया गया है कैसे, देखिए देखिए साफ साफ, एक सेकंड थोड़ा सा उसको रफ कर दें ताकि आपको थोड़ा सा समझने में ईजी हो। ओके, नाउ देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, ए और बी, इनके बीच में आर और एस, 2 पॉइंट्स को ले लिया गया, आर और एस। तो सबसे पहले क्या किया गया, आर को ऑब्जर्व किया गया, यहाँ से देखिए आर को ऐसे ऑब्जर्व किया गया और इसको आगे बढ़ा दिया गया ऐसे करके। फिर यहाँ से बी से देखा गया और ये आर वाली जो लाइन थी उसको कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ से ऐसे इसको आगे बढ़ा दिया गया,
फिर यहाँ से एक और लाइन लिया गया, फिर वो आर को R3 पे कट कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे करके जो ये एग्जैक्टली एक लाइन में कैसे आ रहे हैं उस चीज़ को यहाँ पे चेक किया गया। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है ना, डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं हो पा रहा है। हम लोग कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली तो इंटरमीडिएट पॉइंट्स की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, इनकी एक लाइन को चेक कर रहे हैं कि ये एक लाइन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा आपका इनडायरेक्ट रेंजिंग, ठीक है गाइस, ठीक। तो ये इनडायरेक्ट रेंजिंग की आपकी क्या है, डेफिनेशन है कि इनडायरेक्ट रेंजिंग में बेसिकली होता क्या है, ठीक ना। अगला देखते हैं इसमें क्या है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उन चीज़ों को हम थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए कुछ एडजस्टमेंट होते हैं चैन में कौन कौन से एडजस्टमेंट की ज़रूरत होगी। जैसे चैन क्या होंगे, कुछ समय बाद क्या होता है, पुराने हो जाते हैं, उनके लिंक्स क्या होते हैं, ढीले हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, उनमें कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत होगी, ठीक है ना, मतलब उसको रिपेयर करने की ज़रूरत होगी। क्या क्या करते हैं इसमें, क्या कर सकते हैं, जैसे सबसे पहला, जब चैन क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, मतलब जो लिंक्स हैं वो क्या हो जाएं, बहुत ढीले हो जाएं। ये जो लिंक्स थे वो क्या हो जाएंगे, ढीले हो जाएंगे, तो एक दूसरे से खुल जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका जो चैन होगा वो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या करना होगा हमें, उसके बारे में बात की गई। क्या करेंगे, क्लोज अप द जॉइंट्स, क्लोज अप द जॉइंट ऑफ द रिंग, ठीक है ना, हैमरिंग द इलोंगेटेड रिंग्स। अगर लिंक जो यहाँ के ये जो क्या है रिंग्स हैं वो क्या हैं, लंबे हो गए, तो उनको क्या करेंगे, हैमरिंग करके उनको कम कर देंगे। रिप्लेसिंग सम ओल्ड, जो पुराने होंगे उनको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। रिमूव सब रिंग्स, कुछ क्या हो जाएंगे, अगर चैन क्या होती है, जैसे साइकिल की जो चैन होती है, जैसे जनरली क्या होती है, बड़ी हो जाती है जब बहुत ज़्यादा, तो उसमें से एक एक छोटे छोटे गुटके को क्या करते हैं, निकाल देते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी कुछ है, ठीक है ना। और फिर दूसरा क्या कर रहा है, अगर चैन की बहुत ज़्यादा क्या हो जा रहा है, शॉर्ट हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या क्या कर सकते हैं, देखिए देखिए स्ट्रेट कर सकते हैं, खींच दीजिए। ओपनिंग द जॉइंट्स, जॉइंट को क्या कर दीजिए, ओपन कर दीजिए, जिससे वो प्रॉपरली खुल जाए। रिप्लेस, पुराने जो अगर हो गए तो उनको क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या क्या हम प्रोसेस अपना सकते हैं अगर क्या करना है, हमें एडजस्टमेंट करना है कोई भी चैन है, ठीक है ना, ठीक। आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें खास बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि बेसिकली देखिए ये लीडर और फॉलोवर का मतलब क्या होता है, देखिए इसको समझिएगा थोड़ा सा। देखिए जैसे यहीं पे मान लेते हैं दो पॉइंट्स हैं, ए और ये बी हैं, तो दो बंदे होंगे, चैन को लेके क्या कर रहे होंगे, इस डिस्टेंस को मेज़र कर रहे होंगे। दो बंदे हैं, ठीक है ना, मान लेते हैं ये कोई एक बंदा है और ये दूसरा ऐसे करके है, ठीक, यहाँ से। तो ये आगे होगा, ये उसके पीछे होगा, ठीक है ना, एक बंदा यहाँ पे खड़ा होगा, एक बंदा यहाँ पे होगा। फिर जैसे ये वाला मेज़र कर लेंगे तो ये वाला बंदा उठ के यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एरो को क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे अब थर्ड पर्सन एक और होगा, एक तरह से कह सकते हैं थर्ड पर्सन के बारे में बात करें तो वो क्या करता है, इस एरो को या इसको, ये क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। इसको मान लेते हैं, इसको समझिए फिर से एक बार, ये वाला बंदा जो है ए, इसको मान लेते हैं ए, ये आगे बढ़ रहा है और ये बी वाला क्या कर रहा है, उसके पीछे पीछे चल रहा है। तो ये क्या होगा, लीड कर रहा है, लीडर होगा। भाई लीडर क्या होते हैं, आगे आगे चलते हैं, और जो फॉलोअर होते हैं वो पीछे पीछे चलते हैं। तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया है लीडर और फॉलोअर का। बस इतना आपको थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है, लीडर और फॉलोअर में क्या मतलब है, यहाँ पे क्या मतलब है, ठीक है ना। आगे देखिए कुछ मैथड्स ऑफ लेवलिंग के बारे में बताया गया है। इसको आपके काम की चीज़ नहीं बहुत ज़्यादा, तो जो काम की चीज़ें हैं उसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस करते हैं। हेलो, हाँ, अब बात करते हैं हम लोग ऑब्स्टिकल इन चैनिंग। ऑब्स्टिकल इन चैनिंग का मतलब क्या हुआ, जब हम लोग चैनिंग कर रहे हैं तो उस समय कौन कौन सी प्रॉब्लम, कौन कौन सी मुसीबतें आ सकती हैं। जाहिर सी बात है, अगर हम कोई भी काम करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़े बहुत तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी ही होंगी। तो उसी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर हम लोग डील करेंगे, कौन कौन से प्रॉब्लम, कौन कौन सी तरह की प्रॉब्लम आ सकती हैं, ठीक है ना। तो एक एक करके देखते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। देखिए जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया 3 तरह की बेसिक प्रॉब्लम आ सकती हैं। जैसे सबसे पहला, चैनिंग तो कर सकते हैं आप, वैन चैनिंग इज़ फ्री बट विज़न इज़ ऑब्स्ट्रक्टेड, मतलब आप चैनिंग तो कर सकते हैं जाके, लेकिन आप देख नहीं सकते वहाँ पे, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, चैनिंग इज़ ऑब्स्ट्रक्टेड, मतलब आप चैनिंग तो नहीं कर सकते हैं लेकिन आप देख सकते हैं, ठीक है ना। थर्ड प्रॉब्लम क्या कह रहा है, वैन चैनिंग
एंड विजन बोथ, मतलब ना तो आप देख सकते हैं और ना ही चैनिंग कर सकते हैं। ये कौन कौन सी प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम है, उनको भी एक एक करके देख लेते हैं। देखो जैसे सबसे पहला है, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या बात कर रही है किया इन्होंने, देखिए जैसे सबसे पहला क्या कहा इन्होंने, चैनिंग इज़ फ्री, मतलब चैनिंग कर सकते हैं बट देख नहीं सकते। उस कंडीशन में कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही होंगी, तो उसको देखते हैं। जैसे इस कंडीशन में कौन सी प्रॉब्लम होंगी, जैसे सच प्रॉब्लम्स अराइज व्हेन राइजिंग ग्राउंड, मतलब राइजिंग ग्राउंड और जंगल एरिया इंटरप्टेड द चैन लाइन, मतलब ऐसा कोई भी एरिया जहाँ पे क्या हो, जो अर्थ सरफेस या ग्राउंड सरफेस है वो क्या हो, ऐसे कुछ अनइवन सरफेस हो। मतलब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से चैनिंग तो करना चाह रहे हैं लेकिन आप इधर वाले जो पॉइंट्स हैं उनको आप देख नहीं पा रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कोई ट्रीज़ वगैरह हैं तो उसको आप यहाँ से तो नहीं देख पाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये ऊपर उठा हुआ सरफेस है ना। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, चैनिंग तो कर सकते हैं लेकिन आप देख नहीं पा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, तो ये कहने का मतलब है यहाँ पे, ठीक है ना। पहला जो है क्या कह रहा है, प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन राइजिंग ग्राउंड, मतलब कोई भी सरफेस क्या है जो नॉर्मल सरफेस से उठा हुआ सरफेस है, उस कंडिया वहाँ पे क्या है, जंगली एरियाज हैं, जंगल फॉरेस्ट एरियाज हैं। उस कंडीशन में ये हो पाएगा कि चैनिंग तो आप कर सकते थे लेकिन आप देख नहीं पा रहे थे वहाँ पे, ठीक है ना। वेयर द एंड स्टेशन और नॉट इंटरविजिबल, मतलब जो एंड स्टेशन वो एक दूसरे से देख नहीं पा रहे हैं। मतलब कहने का यहाँ पे देखिए, जैसे एक बंदा अगर यहाँ पे खड़ा हो जाए, एक बंदा अगर यहाँ पे खड़ा है, मान लेते हैं यहाँ पे, और एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, तो क्या ये आपस में एक दूसरे को देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। वही कहने का मतलब है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए सेकंड केस 1, इसमें क्या है देखिएगा, केस 1 के बारे में क्या कह रहा है, द एंड स्टेशन में विजिबल फ्रॉम सम इंटरमीडिएट पॉइंट्स, ठीक है ना। एंड स्टेशंस अब क्या होंगे, कुछ इंटरमीडिएट पॉइंट्स अगर वहाँ पे क्या करेंगे, डेवलप कर लेंगे तो वहाँ से वो क्या होंगे, देख सकते हैं। इन दिस केस रेसिप्रोकल लेवलिंग इज रिजॉर्टेड। अब यहीं पे बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने बनाया, अब ये तो डायरेक्टली एक दूसरे को नहीं देख सकते लेकिन अगर यहाँ पे एक बंदे को और खड़ा कर दें तो ये इसको देख पाएंगे और ये इसको देख पाएंगे। तो ये एक तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल लेवलिंग यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगी। वही कहने का मतलब है। सेकंड केस क्या कह रहा है, व्हेन एंड स्टेशंस आर नॉट विजिबल फ्रॉम द इंटरमीडिएट पॉइंट्स व्हेन जंगल एरियाज कम अक्रॉस द चेन, इन दिस केस ऑब्स्टिकल में क्रॉस्ड ओवर यूजिंग अ रैंडम लाइन, ठीक है ना। अब देखिए इसके कहने का मतलब देखिए, समझिएगा क्या कहना चाह रहा है, इसको देखिए थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जैसे मान लेते हैं कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे जंगल वंगल है, ठीक है ना, और एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे करके, और एक बंदा यहाँ पे है, ठीक है ना। तो इनसे बातचीत नहीं हो पा रही, तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब ऐसे इनको जाना चाहिए था लेकिन ये ऐसे जा नहीं सकते, तो हम लोग यहाँ से एक रैंडम लाइन, एक कोई लाइन ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से यहाँ से, ठीक है ना, इस बंदे से ऐसे कुछ सर्टेन एंगल पे, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब यहाँ से और यहाँ से क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली चैनिंग कर सकते हैं। तो ये कहने का मतलब यहाँ पे है सेकंड वाला जो आपका कहना चाह रहा है, सेकंड जो थ्योरी है यहाँ पे, सेकंड केस जो कहने का मतलब है वो यही है आपके, ठीक है ना, सेकंड वाला केस। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसमें। नाउ अब देखिए सेकंड जो प्रॉब्लम आ रही थी, क्या आ रही थी, चैनिंग को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, मतलब आप चैनिंग नहीं कर सकते लेकिन देख सकते हैं। तो ये किस तरह की कंडीशन, किस तरह की प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम इन्वॉल्व होगी, जैसे प्रॉब्लम अराइज व्हेन पॉन्ड और रिवर अक्रॉस द चैन लाइन। मतलब देखिए एक बंदा यहाँ पे खड़ा था मान लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे है एक बंदा और दूसरा बंदा यहाँ पे है बी पे, ठीक है ना। तो अब ये टेप को तो ऐसे नहीं रख सकते ना, क्योंकि भाई 20 मीटर की बहुत ज़्यादा बड़ी टेप तो होती नहीं, तो अब इस पानी में तो नहीं जा सकता ना मेज़र करने के लिए। तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा इसको, अगर यहाँ पे इस कंडीशन में मेज़र करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे गए 20 मीटर, फिर इसके बाद यहाँ से एक ऑफसेट लेते हैं 90 डिग्री पे एक, और ये इस जो भी पॉन्ड होगी या रिवर होगी उसकी क्या होगी, विड्थ के लगभग थोड़ा सा ज़्यादा, और फिर यहाँ से एक दूसरी डिस्टेंस ऐसे करके मेज़र कर लेंगे,
और फिर यहाँ से एक और ऑफसेट लेंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरह की कंडीशन जब भी अराइज होगी तो उसका क्या प्रॉब्लम होगा कि किस सिचुएशंस में ये प्रॉब्लम होती है, देखने को मिलती है कि जब भी पॉन्ड्स या रिवर कोई भी चैन लाइन के बीच में आ जाएगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगी कि आप देख तो सकते हैं लेकिन हम पानी में जाके वहाँ पे चैनिंग नहीं कर सकते ना, तो वहाँ पे चैनिंग क्या हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। आप लेकिन इनको ये एक दूसरे को देख सकते हैं, हाई हेलो कर सकते हैं, बट चैनिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पानी में उतरना पड़ेगा टेप लेके, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ऐसा कहा गया। ठीक ना, इसी में आगे देखते हैं। थर्ड टाइप की जो प्रॉब्लम थी उसको भी देख लेते हैं लगे हाथ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड वाली प्रॉब्लम क्या कह रहा था, चैनिंग और विज़न, ना तो आप चैन लेके जा सकते हैं और ना ही देख भी सकते हैं। तो ये कब प्रॉब्लम अराइज होगी, जब सच ए प्रॉब्लम अराइज व्हेन बिल्डिंग्स कम्स अक्रॉस अ चैन लाइन, मतलब जो भी चैनिंग कर रहे हैं दो पॉइंट्स के बीच में, इसमें का कोई घर आ जाए, ऐसे आपका कोई घर बना है यहाँ पे, इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं आप, चैनिंग बिल्कुल ही नहीं कर सकते। ये आपका क्या है, यहाँ पे घर आ गया, तो उस कंडीशन में आप लोग बिल्कुल चैनिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कंडीशन आती है थर्ड वाली प्रॉब्लम, जब कोई भी जो चैन लाइन है उसके बीच में कोई घर वगैरह आ जाए, कोई बिल्डिंग्स वगैरह आ जाए, तो उस कंडीशन में ना तो आप चैनिंग कर सकते हैं और ना ही एक दूसरे को यहाँ से देख सकते हैं, तो वो प्रॉब्लम इस कंडीशन के अंतर्गत आएगी। ठीक है, अगला देखते हैं कौन से प्रॉब्लम्स हैं। एक मिनट। अब हम बात करेंगे एरर एंड मिस्टेक्स। कौन कौन सी एरर और मिस्टेक्स जब हम लोग क्या करते हैं, चैनिंग कर रहे होते हैं, उस कंडीशंस में अराइज होती हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे क्या, एरर। एरर क्या होता है, एरर इन चैनिंग मे बी यू कॉज ड्यू टू द वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड पुल और डिफेक्ट इन इंस्ट्रूमेंट। मतलब कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि जो भी चैन या टेप यूज़ कर रहे हैं, चैन या टेप जो भी यूज़ कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर का वेरिएशन हो, मान लेते हैं टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ रहा है, मान लिया टेम्परेचर बढ़ गया, तो उस कंडीशन में जो टेप होगी वो क्या करेगी, उसकी जो लेंथ होगी वो बढ़ जाएगी। तो उस कंडीशन में जो लेंथ आप मेज़र करेंगे वो कहीं ना कहीं क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी। दूसरा क्या हो सकता है कि पुल, अगर एक स्टैंडर्ड पुल के लिए अगर डिज़ाइन है आपका टेप, ठीक है ना, पुल मतलब कितने फोर्स लगा के आप उसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं स्ट्रेट रखने के लिए। एक स्टैंडर्ड पुल के लिए डिज़ाइन होगा, अगर उससे ज़्यादा खींचेंगे तो क्या करेगा, उसकी लेंथ क्या कर जाएगी, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। उस कंडीशन में भी क्या करेगा, डिफेक्टेड लेंथ को मेज़र करके देगा। थर्ड कंडीशन क्या है, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं उसकी उसमें क्या हो, डिफेक्ट हो कहीं ना कहीं, तो उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम अराइज आएगी वो आपके एरर में आ जाएगी। ठीक है ना, अब देखते हैं एरर में बेसिकली और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, देखते हैं क्या क्या है थ्योरी। ठीक है ना, देखिए देखिए अब यहाँ पे एरर के बारे में बात की गई, तो दो तरह के बेसिकली एरर को क्लासिफाई किया गया है। जैसे सबसे पहला कंपनसेटिंग एरर और सेकंड क्यूमुलेटिव एरर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाने के चांसेस हैं। सबसे पहला कंपनसेटिंग एरर बेसिकली होता क्या है, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। कंपनसेट कर रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, एक बार प्लस जा रहा है तो दूसरी बार नेगेटिव हो रहा है, फिर प्लस हो जा रहा है, फिर नेगेटिव हो जा रहा है। ठीक है ना, तो ये कहीं ना कहीं प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, जिससे क्या हो जा रहा है, जो रिजल्टेंट वैल्यू आ रही है उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना, बट फिर भी एक तरह से एरर है जो नहीं होनी चाहिए। देखिए इसका प्रॉब्लम मेन किस वजह से होता है, जैसे और क्या क्या चीज़ें किस कंडीशन में देखने को मिलती है। देखिए एरर विच में अकर इन अ बोथ द डायरेक्शंस। ठीक है ना, ये दोनों ही डायरेक्शन में, जैसे मान लिया फॉरवर्ड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, लेंथ को मेज़र कर रहे हैं, और फिर इधर इस डायरेक्शन में बैकवर्ड, दोनों ही मेजरमेंट में क्या देखने को मिल सकती हैं, फॉरवर्ड में जाएंगे तो प्लस, बैकवर्ड में जाएंगे तो वो नेगेटिव, तो वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्या कर देंगे, कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगी। ठीक है ना, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड विच फाइनली टेंस टू कॉम्पनसेट। कॉम्पनसेट मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को ज़ीरो बनाने की कोशिश करेंगे, नोन एज अ कंपनसेटिंग एरर। दिस एरर डज नॉट अफेक्ट सर्वे वर्क सीरियसली। जो भी सर्वे वर्क किया जा रहा है उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली इफेक्ट नहीं करती हैं।
दे आर प्रोपोर्शनल। यहाँ पे जो एरर होती है इस कंडीशन में, अगर एरर के बारे में बात करते हैं तो देखिएगा, इस कंडीशन में अगर एरर होगा तो वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये कंपनसेटिंग एरर में जो एरर होती है वो लेंथ की क्या होती है, एरर जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, या आपकी क्या होगी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, या अंडर रूट एल होगी, या इसके फॉर्म में होगी। ये चीज़ पूछे जाने के चांसेस यहाँ से बनते हैं, ठीक है। नाउ अब देखिए इसी में सच एरर मे बी कॉज्ड बाई, कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से ये एरर आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे ये दी गई हैं कि जो भी चैन आपने क्या है सही से पकड़ नहीं रखा है, दूसरा हॉरिजॉन्टल एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं है, या वर्टिकल डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो प्रॉपर्ली वर्टिकल नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट्स में अगर आपने सही से रीडिंग नहीं काउंट की है तो उसकी वजह से हो सकता है। फोर्थ क्या है, इनएक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल्स, ठीक है ना, मतलब एंगल की मदद से अगर कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर प्रॉपरली एंगल नहीं है तो भाई डिस्टेंस भी सही नहीं आएगी, ठीक है। सेकंड है इसी में क्यूमुलेटिव एरर, नाम ही बता रहा है क्या हो रहा है, क्यूमुलेशन हो रहा है, मतलब चीज़ें उसी में ऐड होती चली जा रही हैं, उसी में प्लस होती जा रही हैं, जुड़ती जा रही हैं। तो देखिए क्या है, कहने का क्या मतलब है, दीज एरर अकर इन सेम डायरेक्शन विच फाइनली टेंस टू एक्कोमोडेट, आगे क्या हो जा रही हैं, जुड़ती जा रही हैं, सेट टू क्यूमुलेटिव एरर, और इसकी वजह से क्या होता है, सीरियसली अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ वर्क, और दे आर प्रोपोर्शनल टू एल। जैसे हम लोगों ने इससे पहले बात की, क्या देखिए हम लोगों ने इससे पहले कंपनसेटिंग में क्या किया, एक मिनट, कंपनसेटिंग में क्या था, जो एरर थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल, लेकिन यहाँ पे क्यूमुलेटिव में क्या हो रही है, जो एरर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है। तो ये चीज़ ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना। अब इसके कुछ बेसिक रीज़न है, क्या क्या रीज़न है वो भी यहाँ पे दिया गया है कि किस किस की वजह से आपकी क्यूमुलेटिव एरर होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस देखने को मिलते हैं। जैसे द लेंथ और चैन और टेप बीइंग शॉर्टर देन द स्टैंडर्ड लेंथ, मतलब जो भी स्टैंडर्ड लेंथ है उससे क्या हो जाए, शॉर्टर हो जाए उस कंडीशन में। स्लोप करेक्शन नॉट बीइंग अप्लाइड, मान लेते हैं कोई स्लोपी सरफेस अगर मेज़र किया जा रहा है तो वहाँ पे अगर करेक्शन नहीं अप्लाई है तो वहाँ पे देखने को मिल सकता है। करेक्शन फॉर सैग, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको क्या क्यूमुलेटिव एरर देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये है क्यूमुलेटिव एरर, इसको थोड़ा सा आप लोग सही से पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में। ना मिस्टेक के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक्स क्या होती है। मिस्टेक्स, एरर्स अकरिंग ड्यू टू केयरलेस ऑफ द चैन मेन और कॉल्ड मिस्टेक्स, लापरवाही, ठीक है ना। कहने का मतलब समझिए, कोई भी जो बंदा ए या बी जो क्या कर रहे हैं, एक डिस्टेंस को मेज़र कर रहे हैं, इनकी लापरवाही की वजह से जो प्रॉब्लम्स या जो इनएक्यूरेट वैल्यू आ रही है वो किसके अंतर्गत आएगी, मिस्टेक्स के अंतर्गत आएगी। यहाँ पे देखिए साफ साफ क्या कहा गया है, इन केयरलेस, लापरवाही किसकी वजह से, चेयर जो आपकी चैन मैन है, जो चैन लेके मेज़र कर रहे हैं डिस्टेंस को, उनकी लापरवाही की वजह से जो भी प्रॉब्लम एसोसिएट होगी वो मिस्टेक्स के अंतर्गत आएगी, ठीक है ना। देयर आर फॉल क्या है, कॉमन मिस्टेक्स, जैसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ एरो, ठीक है ना। जैसे जो एरो लगाया गया था डिस्टेंस मेजर करने के लिए, मान लेते एग्जैक्टली यहाँ पे हमें एरो करना चाहिए था, एरो को इंसर्ट, बट थोड़ा सा आगे या पीछे कर देने की वजह से, ठीक है ना। और फुल चैन लेंथ में भी ओमिटेड और एक सेकेंड एडेड, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से आपकी मिस्टेक्स देखने को मिल सकती हैं। नाउ आगे हम लोग बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। नाउ अब लोग बात करेंगे क्या, करेक्शंस, ठीक है ना। करेक्शंस क्या होते हैं इनके बारे नाउ अब बात करेंगे। जैसे सबसे पहले टेम्परेचर करेक्शन, टेम्परेचर की वजह से, एक सेकंड, टेम्परेचर की वजह से क्या कौन कौन से करेक्शन अप्लाई होंगे, वो पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, कैसे होंगे उनके बारे में बात करते हैं। जैसे एक सेकंड देखिए, मान लेते हैं अगर टेम्परेचर क्या कर रहा है,
टेम्परेचर को अगर बढ़ा देंगे तो चैन की लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा, अगर टेम्परेचर को कम कर देंगे तो चैन की लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बढ़ जाएगी तो उसकी उस कंडीशन में किस तरह का करेक्शन अराइज होगा, और अगर लेंथ कम हो जाएगी तो उस कंडीशन में किस तरह का करेक्शन अप्लाई होगा। करेक्शन मतलब नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेक्शन सी टी इक्वल टू अल्फ़ा टी एम माइनस टी नॉट इंटू एल की वैल्यू फार्मूला दिया गया है, जस्ट आपको सिर्फ ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या हैं उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे ये अल्फ़ा थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, टी एम ये जब आप क्या कर रहे हैं, जब फील्ड में कोई चीज़ मेज़र कर रहे हैं उस कंडीशन में फील्ड का टेम्परेचर क्या है। और ये टी नॉट क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर जिसके लिए क्या किया गया है, डिज़ाइन किया गया। मान लिया टेप को डिज़ाइन किया गया है 30 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, ठीक है ना। लेकिन आप फील्ड में क्या जब मेज़र करने जा रहे हैं तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है फील्ड का वो क्या मान लेते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो उस कंडीशन में जो चैन होगा उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है। तो वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक, कि उस कंडीशन में चैन की जो लेंथ होगी वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उस कंडीशन में हमें क्या ध्यान रखना है कि जो अगर चैन की लेंथ बढ़ गई तो उस कंडीशन में जो एरर आएगा, सॉरी करेक्शन जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर उसकी लेंथ कम हुई तो उस कंडीशन में करेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं इसी में अगला करेक्शन, दैट इज पुल करेक्शन। पुल करेक्शन कब आता है, जब जो भी टेप है उसको दो पॉइंट्स मान लेते हैं, कोई पॉइंट्स एक ये दूसरा पॉइंट ये भी है। यहाँ पे अगर हम टेप को ऐसे रखते हैं तो वो एकदम स्ट्रेट नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने वेट की वजह से शैक कर जाते हैं, ऐसे झूल जाते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इधर टेप को ऐसे खींचने की कोशिश करते हैं, इधर से भी टेप को खींचने की कोशिश करते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, पुल करेक्शन। यहाँ भी कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना, और इनके कौन कौन से टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे पी एम क्या है, पुल अप्लाई ड्यूरिंग द मेजरमेंट। जब आप मेज़र कर रहे हैं लेंथ को तो उस कंडीशन में कितना फोर्स लगा के टेप को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। और दूसरा पी नॉट, ये डिज़ाइन करते समय क्या है, कितना इस पर लोड अप्लाई करना है उसके बारे में बात कर रहा है। और ये एल लेंथ है जो टेप की डिज़ाइन लेंथ है, ठीक है ना। ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर इस पर जो अप्लाइड लोड है एम पी एम क्या होगा, ज़्यादा होगा पी नॉट से, तो कहीं ना कहीं सी पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। और वहीं पे अगर पी एम की वैल्यू कम हो जाए पी नॉट से तो सी पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो उस कंडीशन में सब्ट्रैक्टिव एरर हो जाएगा, सॉरी करेक्शन, और अदरवाइज एडिटिव यानी पॉजिटिव करेक्शन होगा, ठीक। नाउ इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं और कौन कौन से एरर हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्लोप करेक्शन के बारे में बात की है, जस्ट आपको थोड़ा सा फॉर्मूले ऑब्जर्व करने हैं, ठीक है ना। स्लोप करेक्शन मान लेते हैं हमें इसके और यहाँ पे ये दो पॉइंट्स थे जिनके बीच में एग्जैक्टली हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करनी थी, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे पहाड़ सा कुछ है, जो भी एरिया है वो पहाड़ी एरिया। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली तो नहीं जा सकते हैं ना मेजर करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे मूव करेंगे, ये स्लोप सरफेस पे। तो उस कंडीशन में जो भी करेक्शन की वैल्यू आती है सी एच इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2L। जस्ट सिंपल सा फॉर्मूला आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक। नाउ अगला है क्या, शैक करेक्शन। शैक करेक्शन, ठीक है ना। इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला दिया गया है, इसमें एल डब्ल्यू एल पावर 2 डिवाइड बाई 24 एन स्क्वायर पी एम का स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन आता है तो अभी हम आपको बताते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक। नाउ कुछ और सिंपल सा, हाँ एक और भी है इसमें, नॉर्मल टेंशन। देखिए क्या करते हैं, दो पॉइंट्स के बीच में, एक पॉइंट ये है दूसरा पॉइंट ये है, इनके बीच में जब टेप को क्या करते हैं, बांधते हैं, तो ये कहीं ना कहीं शैक कर जाता है। इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, पुल अप्लाई करते हैं। तो इस टेंशन यहाँ पे क्या हो रहा है, टेंशन क्रिएट हो रहा है, इस टेंशन को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, न्यूट्रल करने की कोशिश कर रहे हैं, नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं से ये चीज़ आता है क्या, नॉर्मल टेंशन। तो यहाँ पे जो शैग वाला था और जो पुल करेक्शन, इन दोनों को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इक्वल करने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ से एक फॉर्मूला डिराइव करना है। यह चीज़ देखिए, यहाँ से ये आपको मिल के आता है, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नाउ एक सेकंड, तो ओके गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी अगला जो भी लेक्चर होगा उसमें पहले और दूसरे चैप्टर के कुछ MCQs टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना, जो आपके
एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस होंगे और बताए जाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू गाइस।